सभी को नमस्कार और जय माता जी की। गुर्जर विवाद पर चल रही इस सीरीज के छठे भाग में आपका स्वागत है। तो पिछले अंक के रीकैप से शुरू करते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो हमने पिछले अंक में 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक के गुर्जर शब्द के कुछ और उदाहरण देखे थे, जिनका संदर्भ समझकर व्याख्या हुई कि गुर्जर शब्द से क्या अर्थ लिया गया है। हमने ये भी देखा कि गुर्जर शब्द की परिभाषा तो भौगोलिक है ही, उसमें कितना बड़ा या छोटा क्षेत्र माना गया है ये आकार भी समय के साथ बदला है। और कई एग्जाम्पल्स के साथ हमने प्रूव किया कि केवल गुर्जर नहीं, अन्य बहुत से क्षेत्रों के साथ समय समय पर ऐसा होता आया है। फिर प्रतिहारों के साथ और भी जिन वंशों को कई बार गुर्जर बताया जाता है, अधिकतर उनके अधीन थे सामंत वंश। वो सभी वंश क्यों गुर्जर नहीं थे, इस पर हमने थोड़ा सा विस्तार किया था। और अंत में एक कंपैरिजन था कि दक्षिणी राजस्थान, जो कि गुर्जर देश का भाग था, वहां से माउंट आबू के आसपास के छोटे से राज्य के परमार गुर्जर कहलाए, पर मालवा जैसे जाने माने राज्य के परमार कभी गुर्जर नहीं कहलाए। भीनमाल, जालौर, मंडौर जैसे क्षेत्रों के प्रतिहार शासक गुर्जर कहलाए, पर लाट देश के प्रतिहार शासक गुर्जर नहीं कहलाए। मुस्लिम शासक और गांग वंश, जो दक्षिण से आए गांग वंश के शासक थे, वो भी गुर्जर कहलाए। तो हमें स्पष्ट रूप से समझ आया कि अंतर लाने वाला फैक्टर ये है कि कौन कहाँ स्थित है, न कि कौन किस जाति का है। जाति जनजाति तो पूरे पिक्चर में कहीं है ही नहीं, या तो स्थान आता है या वंश है, नेम ऑफ द क्लान्स। तो अब तक हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और आर्गुमेंट्स बिल्ड किए और इस विषय को हम लगभग पूरा समझ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा एडहॉक बेसिस पर चलूँगा और हम मेन स्ट्रीम में बार बार जो कुछ स्पेसिफिक क्लेम्स दोहराए जाते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्लेम फॉर द डे। राइट। सो इट सेज प्राचीन क्षत्रिय गोत्र अब भी गुजरों में पाए जाते हैं, जैसे राजपूतों में भी पाए जाते हैं। इसलिए गुर्जर भी क्षत्रिय हैं और राजपूतों के पहले से क्षत्रिय हैं, ये दावा है। देखिए, अगर ऐसा है तो गुर्जर जाति की उन्हें जो प्राचीन क्षत्रिय वंशावलियों में मिलाते हुए साक्ष्य हैं वो होने चाहिए। वो कहाँ है जो इसे सिद्ध करे? केवल कुछ शब्दों की समानता वंशोत्पत्ति को और उसके डायरेक्शन को, कि कौन किस में से निकला, ये सिद्ध नहीं करती। गुर्जर जाति का प्राचीन क्षत्रिय वंशावलियों में कोई सीधा लिंक होता तो उसके साक्ष्य पिछली 2 सदियों में जितने इतिहासकार आए, देसी विदेशी, कोई ना कोई उठाकर ऐसे लिंक से नया इतिहास प्रकाशित करके प्रसिद्ध हो जाता, if there was any such historical content. But then, even after that, we must understand for our own clarity, right? Why are the clan or Gotra names, some of them, common between the Gujars and the Rajputs? See, the fact is that many a times antarjatiya vivah, intercaste marriage, did take place in the medieval era. And I want to start with a source which is completely internal to the Gujar community, like no third party or you know
when we say typically that history is written by the victors or invaders have written our history. Nothing of that sort. So that is Dev Narayan Ki Phad. That's what it is called. And it says that there was a Chauhan branch called Bagrawat or Bagdawat, and their progenitor or Mool Purush, after whom the clan or the branch started, he was named as Bagrawat. And he was the progeny of an intercaste marriage between a Chauhan male and a Brahmin woman. Okay. So what you're seeing on the screen is the description of that intercaste marriage. Now, not only that, Bagrawat is shown as having born with a lion's face or head and a human body. Okay, that's one. And what you see on your right is an incident where girls from Chhattis Kaum of the society visit a garden. Okay, and then an interesting turn of events happens, and it culminates into Mr. Bagrawat wedding with 13 girls from among these clans out of these Chhattis Kaum origin girls. So, and then he later has 24 sons out of them. All of this is from the Bagrawat Mahagatha. So, अच्छा जी जो 36 कॉम है, this here is an obvious reference to the 36 Rajput clans. That's how they were known in the medieval times. That's second. Next, at the bottom, if you see these Bagrawats, meaning the sons, 24 sons of Mr. Bagrawat, they marry Gujar women, which leads to change of their occupation. Okay. And this is where we get the first of the many mentions in this transcript of Devnarayan Phad about the traditionally pastoral occupation of Gujars. Now, Bagrawats adopt the Gujar profession, become herdsmen, and die as herdsmen, Charvahe. That's what it says in these extracts. So this is about the events, some of the events from this text. Now, coming to the text itself, the source, the Devnarayan Mahagatha itself is a late source. What do I mean by late? The Phad tradition, which hands down this Mahagatha to us, the tradition of preparing and narrating stories in this form, that you have some pictures and they are sung to the people by specific skilled people known as bhopas. Okay. So this whole tradition or way of narration, which is called Phad, that itself is 6 to 7 centuries old at best, at the stretch. Then only in the 19th and 20th century do we see the first instances of this Mahagatha being written down. Till that point, it was only oral. There were pictures and they were narrated by those bhopas. So even if we ignore the linguistic features, which are obviously relatively modern, the themes like there is a rough adoption of the Agnikul story of the 4 Rajput clans, which many of you might be aware of. And then there is the mixed origin cases like that of Bagrawat himself and his progeny from there on. So what all of this shows is that the bulk or the genesis or the bulk of the development of this Mahagatha belongs somewhere in the Mughal era, based on these observations, right? तो ये हुआ देवनारायण महागाथा के बारे में.
मिक्स्ड ओरिजिन्स और इंटरकास्ट मैरिज की जो थीम इसमें मिलती है, ये हमें हमारी स्मृतियों में भी मिलती है। जैसे कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, पराशर। अ, कलयुग के हिसाब से कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य और पराशर ज़्यादा अप्लाई होती है। मनुस्मृति इज नॉट बेस्ट suited for Kali Yuga. That's what the learned people say. Anyways, तो अब इनमें जब इन स्मृतियों में अलग अलग वर्णों के जो अनुलोम या प्रतिलोम विवाह होते हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो रफली द इंटरकास्ट मैरिजेस, तो देखा जाता है कि ऐसे विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है उसकी जाति या तो माता की जाति ही होगी, दे दे टेक द कास्ट फ्रॉम द मदर, या फिर कोई नई मिश्रित जाति स्थिति में बनती है। बट इन आइदर केसेस पिता का वर्ण या जाति उस संतान को प्राप्त नहीं होता। दिस इज अबाउट द अनुलोम एंड प्रतिलोम मैरिजेस। ओके, जहां पर सजातीय विवाह है, बोथ साइड्स आर ऑफ द सेम जाति, then there's no issue for the progeny to get their parents jati, plain and simple. So the general what do you call it, trend about progeny in Indian society, संतान को लेकर जो परंपरा रही है हमारे, that is if um, you take your dharma from father, anybody who's rooted in tradition or shastras, even if you know Jyotish, you would know that it's true, and you take your caste or jati from your mother, जो आपको जन्म देती है, जायते, उस माँ से आपकी जाति निर्धारित होती है। That's why when say for example a Rajput male would wed a Gujari woman, okay, then the progeny would be a Hindu by religion coming from father, and their caste would be Gujar coming from the mother. ये तो हुआ थ्योरी कि स्मृति में ऐसा लिखा है और ट्रेडिशन ऐसा है। बाय द वे, जब when the Smritis they discuss the jatis, there is no mention of any Gujar caste in the Smritis. Okay, coming back to the topic. अब ये जो मैरिज और एंसेस्ट्री के जो नियम देखे हमने, जो थ्योरी देखी, क्या ये ऑन द ग्राउंड फॉलो होते थे? लेट मी शो सम एग्जांपल्स. Okay, so this is from Karnal Gazetteer 1892 AD, the first one, and it says जो बच्छस राजपूत होते हैं उनके बारे में है. So it goes like, for instance, Bachchas Rajput married a Gujar woman and her offspring were called Gujars, but their descendants formed the Bachchas clan of Gujars. So this sort of tradition is found over and over again all over the country. And in view of the almost conclusive proof we possess that uh, descent through females was once the rule in India. Okay. Now, that's one. The number two that you're saying is this is from Bombay Gazetteer, and it says that the division Rathor or Solanki among Gujars may only mean that the division is the result of an irregular marriage between a Gujar woman and a Rajput. अब इस सिनेरियो के कुछ और उदाहरण जो हमें मिलते हैं गजेट से, ब्रिटिश गजेट से, वो आपकी स्क्रीन पर है. तो एक तो है कलसान क्लैन जो है, and it says this clan claims descent from Rana Har Rai, the Chauhan of Jundla, by a Gujar wife. Okay. The second is Chamain clan. It claims descent from a Tomar Rajput and a Gujar mother. Third is the Rawal clan. They claim descent from a Rajput called Dhundpal from beyond Lahore. So basically, Khokhar Rajput and a Gujar woman. Okay. तो ये सब साक्ष्य हमें मिलते हैं ब्रिटिश काल से. अब गुजर जाति में
जो ये सब दावे हो रहे थे कई गोत्रों को लेकर कि ये गोत्र तो राजपूतों में भी पाए जाते हैं, सो गुर्जर ही आगे चलकर राजपूत कहलाए। ये जितने भी दावे थे, इनका सच ये था कि ये गंगा उल्टी बह रही है। कौन किस में से निकला, आई होप इट इज क्लियर नाउ। And before we move on, there's just one more point that I want to make. जब हम समाज या उसके भीतर किसी जन समूह की बात करते हैं, कोई भी जाति, पंथ, संप्रदाय, जो भी है, सोशल ग्रुप ऑफ एनी काइंड, इनकी अपनी एक कलेक्टिव मेमोरी होती है। और ये कलेक्टिव मेमोरी बड़े से बड़े बदलाव को और विपत्ति को झेल जाती है, बिकॉज of the replication, the redundancy which comes with numbers, obviously. यानी उस समूह पर जो भी बीती हो, उन्होंने जब जो किया हो, सैकड़ों हजारों साल बाद भी उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी उस ग्रुप में किसी न किसी रूप में बनी रहती है। उनका कोई ना कोई ऐसा ओरल, पिक्टोरल या रिटन ट्रेडिशन मिल जाता है जो उस मेमोरी को प्रिजर्व करके चलता है। ठीक। Now, in the case of Gujar Jati, we have the oral tradition of the Bhopas of Gujars. They sing the famous Devnarayan ki Phad, and that Phad speaks of no other occupation of Gujars than the pastoral. Okay. ठीक। अच्छा, अगला जो क्लेम है भी बड़ा मज़ेदार है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही है। ठीक है। शुरू हो चुका था, तो गुर्जरों ने उसमें लगभग 400 वर्षों तक गुरिल्ला वार लड़े, जंगलों में रह करके, खोलों में रह करके। और ये मैं नहीं कह रहा, के.एम. मुंशी जिन्होंने संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1952 में, ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश। तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि 400 वर्षों तक विदेशियों के सत्तासीन हो जाने के बाद गुर्जर जो है प्रतिरोध करते रहे, गुरिल्ला वार करते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी अधीनता में जो शासन स्वीकार कर लिया करना, तो उसके कारण से एक नया वर्ग सत्ता में आ गया और गुर्जर बागी होकर के बहुत पिछड़ी स्थिति में पहुंच गए। फिर अंग्रेजों तो दावा यह है कि के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश में कहा है कि मुस्लिम शक्तियों के आने के बाद गुर्जर लोग जंगलों और पहाड़ों से गुरिल्ला पद्धति से 400 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। देखिए, इस पर हंसना बनता है, क्योंकि पेट्रनाइजिंग टोन में फिर हम सबको इतिहास ऐसे, इतिहास वैसे के भाषण देने वाले होनहार आचार्य लोग ये अपने दावे के लिए मुंशी जी के जिस पुस्तक का नाम ले रहे हैं, इन प्रकांड विद्वानों ने पुस्तक को प्रस्तावना से आगे पढ़ा ही नहीं है। They've read nothing beyond the preface of that book. अगर पढ़ा होता तो ये जानते कि मुंशी जी ने पूरी पुस्तक में गुर्जर शब्द किस अर्थ से लिखा है। ये लोग जो दावा कर रहे हैं, इस कल्पना से, इस अजम्पशन से करते हैं कि मुंशी जी की पुस्तक में जिन गुर्जरों की बात आई है वो जाति जनजाति से गुर्जर थे। अब क्योंकि दावा करने वालों ने नहीं पढ़ा, सो मैं मुंशी जी की उसी पुस्तक से पढ़ा देता हूँ कि कैसे उनकी सुझाई पुस्तक से ही ये अजम्पशन वैलिडेट होने के बजाय डिमोलिश हो जाता है। ठीक है। तो मुंशी जी खुद स्पष्ट करते हैं कि गुर्जर शब्द से उनका क्या अर्थ है। एंड हियर इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, आई एम कोटिंग पेज 6 ऑनवर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन, okay, and the book parts on your screen. So I'm going to read this out. The people residing in this tract, whenever they migrated to other parts of the country, were known as Gurjars from the name of their homeland. Just as residents of other provinces like Gaud, Lat, Dravid
were known by the respective names of their homeland. Meaning, इस भूभाग में, वो गुर्जर देश की बात कर रहे हैं, इस भूभाग में रहने वाले लोग जब भी, गुर्जर देश में रहने वाले लोग जब भी वहां से बाहर जाते थे भारत के दूसरे प्रांतों में, तो उन्हें उनकी जननी जन्मभूमि गुर्जर देश के नाम से गुर्जर कहा जाता था, सभी लोगों को। ठीक उसी प्रकार जैसे गौड़ देश, लाट देश और द्रविड़ प्रांत के लोगों को गौड़, लाट या द्रविड़ लोग कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट इज द castes and tribes which bear the name Gurjar and the kings who styled themselves or were known as such derive it from their homeland. यानी कि जितनी भी जाति जनजातियां थी जिनके नाम, जिनकी पहचान में गुर्जर शब्द था, और जिन राजाओं ने ऐसी उपाधियां ली, इन सब ने ये शब्द, ये पहचान अपने जन्मभूमि से, अपने प्रांत से ली, अपने स्थान से, अपने राज्य से, अपने देश से ली, गुर्जर देश से ली। ओके। Now, last one is the name of a country is used for its kings both in literature and epigraphic records, as in the case of Lat, Malav, Kuntal, Chedi, etc. If Gurjar was the name of a country, its kings would naturally be referred to as Gurjar. Such use does not necessarily denote the original tribe to which the king belonged. यानी जो देश है उसके राजाओं के लिए ऐसी उपाधियां जो कि उस देश या राज्य के नाम से निकली हो, ऐसी उपाधियां राजाओं को दी गई हैं, हमेशा दी गई हैं, जिसके साक्ष्य हमें ग्रंथों और शिलालेखों में मिल जाते हैं। जैसे कि लाट देश के राजा को लाटेश्वर कहा, मालव, कुंतल, चेदी और इन सभी देशों के राजाओं को भी कहा गया। ठीक वैसे ही गुर्जर चूंकि एक देश था, इसलिए गुर्जर देश के राजा को भी गुर्जर उपाधियां दी गई। इस प्रकार का उपयोग, उपाधियों का उपयोग, ये नहीं कहता कि वो जो राजा था उसकी जाति जनजाति क्या थी। ठीक है। The residents of a country were always described by the name of the country. Use of the words Saurashtras, Latas, Malavas for residents of these parts is well known to literature. यानी देश के आधार पर लोगों का नामकरण होता था। सौराष्ट्रों, लाटों और मालवों के उदाहरण ऐतिहासिक साहित्य में उपलब्ध हैं। सो गुर्जर देश के लोगों को गुर्जर कहना बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मिडिवल नॉर्म्स है। ओके, एंड ऑफ नरेशन। तो ये थे मुंशी जी के रखे हुए तथ्य उसी पुस्तक से जिसका हवाला दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नाउ कमिंग टू दी सो कॉल्ड 400 years long guerrilla warfare conducted from forests and mountains, right? उसके लिए भी मुंशी जी की पुस्तक में देख लेते हैं क्या लिखा है। ठीक है। तो मुंशी जी ने, as you can see on your screen, 1199 से 1526 AD यानी 300 वर्षों से अधिक का जो संघर्ष था, उसे कोई गुर्जर जाति या जनजाति का संघर्ष नहीं कहा। ये इस्लामी शक्तियों से उत्तर भारत के संघर्ष की बात हो रही है। दी टर्किश ऑक्यूपेशन एरा, टर्किश सल्तनत्स, जिसमें गुर्जर देश के नागरिक भी इंक्लूडेड थे। दूसरी बात, मुंशी जी ने ये कहीं नहीं कहा कि कोई गुर्जर लोग जंगलों पहाड़ों में छिप गए और वहां से 400 सालों तक संघर्ष किया। तो जो उन्होंने नहीं कहा उसका बिल उनके नाम पर ना फाड़े। इट इज dishonesty, intellectual dishonesty. But anyway, why would they care? जो जानबूझ के प्रोपेगेंडा करना है जिसको वो नहीं सुनेंगे। तो जिन गुर्जरों का ये संघर्ष बताया जा रहा है दावे में,
हम अभी पीछे देख चुके हैं कि मुंशी जी के अनुसार वो गुर्जर कोई गुर्जर जाति जनजाति के लोग नहीं, बल्कि गुर्जर देश को अपनी मातृभूमि मानने वाले लोग थे, उसके नागरिक थे, सभी जातियों प्रजातियों संप्रदायों के लोग थे। जहाँ तक जंगलों की बात है कि वो लोग जंगलों में छुप गए, ये देखिए कोई लापरवाही से बोली हुई बात नहीं है। ऐसा कहने के उद्देश्य गहरे हैं, ये एक स्पेशल पर्पस से कहा गया है। What is that? It's said to basically bridge a huge gap or inconsistency in their narrative, in their propaganda. And what is that? एक और तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने गुर्जर समाज के पिछड़ेपन का ब्यौरा दिया जाता है कि इनकी स्थिति, आजीविका के साधन, पशु चराना, डेयरी आदि इन्हें समाज में आगे आने नहीं देते, सो आरक्षण दिया जाए। और इनके यहाँ नाता प्रथा है, दर पॉलीएंड्री और कुछ ऐसी बातें आरक्षण लेते समय अथॉरिटीज़ को बताई गई है, जो मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करना चाहता। दूसरी ओर ये कहा जाता है कि मिहिर भोज से लेकर मानसिंह तोमर तक इतिहास के प्रसिद्ध राजा हमारी जाति के थे, यानी आपने तो राज किया है। और हिंदी का मुहावरा है ना, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यू हैव योर केक एंड ईट इट एज वेल। तो इतने बड़े विरोधाभास को, कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? यही कहकर, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जब इस्लामी आक्रमण सफल हो गए, इस्लामी शासन शुरू हो गया 13वीं सदी से, तो हम जंगलों में चले गए, वहां से लड़ते रहे और धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच गए। नाइस ट्राई बट इट फेल्स। चौहान, चंदेल, परमार, सोलंकी, प्रतिहार, ये सभी मुस्लिम शासन आने के सदियों बाद भी थे। इनके राज्य भी थे, किसी के छोटे किसी के बड़े। ये कभी मुस्लिम शक्तियों से हारते, कभी जीतते, इनका लगातार संघर्ष चलता रहा। तो इस सब के बीच ये जंगलों में कौन से शासक चले गए, इतिहास में तो कोई ब्यौरा नहीं मिलता। अच्छा, अगर कुछ चले गए तो जो गुर्जर पीछे रह गए गांव शहरों में, जो अब अपने राज्य चला रहे थे, और कई तो तुर्कों से स्वतंत्र राज्य चला रहे थे, उन्होंने कभी अपने लंबे चौड़े इतिहास में बताया क्यों नहीं कि हमारे सजातीय गुर्जर भाई लोग, पीपल ऑफ द सेम कास्ट सेम ब्लड, वो अब भी जंगलों में भटक रहे हैं, वो कुंभ के बिछड़े भाई कभी मिले नहीं एक दूसरे से गले लगते हुए? मतलब कोई अगर कोई फिल्मी कहानी सुनाएगा तो मैं भी उसे फिल्मी तरीके से आगे लाऊंगा ना। और आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बिना आधार की ऐसी बकवास सुनाते बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। और असल में ये प्रोपेगेंडा होता है। फैलाने वाले क्या करेंगे, इंटरनेट पर कुछ स्क्रीनशॉट लेके घूमते रहेंगे और अंधाधुंध सब जगह बिना अर्थ बिना संदर्भ समझे वो दे कीप कॉपी पेस्टिंग लाइक बॉट्स। लेट मी शो एन एग्जांपल कैसे मैनिपुलेशन होता है। थिंक इट्स राइट अप देयर, या ओके। सो ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें श्री के मुंशी जी की पुस्तक से कुछ अंश लिए गए हैं। और इसको मतलब फिर भारतीय इतिहास के हर दूसरे जाने माने चेहरे को गुर्जर बताने वाले लोग फिर इधर उधर पेस्ट करते आपको दिखते हैं कि देखिए ये जाने माने विद्वान हैं और इन्होंने हमारी बात का समर्थन किया है। वेरी गुड। अब इसमें मैं टॉप राइट पर जो पैराग्राफ है, मैं बस उस पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। इसे पढ़ने से आपको ये लगेगा कि मानो मुंशी जी कह रहे हैं कि प्रतिहार वंश किसी गुर्जर जाति से थे। Because if you read it, it says applied in ancient records to designate a royal dynasty meant the Pratihar clan of the Gurjar race. And then it says evidence of this very important conclusion is inscription of AD 960। ठीक है, तो अब मैं आपको मुंशी जी की पुस्तक से उसी भाग पर लिए चलता हूं जहां से ये स्क्रीनशॉट उठाया गया है। ठीक है, राइट। Glory that was Gurjar Desh, page 7 to 8. So it says,
Having assumed that the word Gurjar denotes a foreign race, scholars proceeded a step further. ये के मुंशी जी लिख रहे हैं. Proceeded a step further and put forward the view that the word Gurjar Pratihar applied in ancient records to designate a royal dynasty meant the Pratihar clan of the Gurjar race. The evidence for this very important conclusion is an inscription of AD 960, where King Mathan Dev of a region now in Alwar describes himself as Gurjar Pratihar Anwar. This view has been strenuously held strenuously by many distinguished men of learning practically ever since Indian history has come to be studied. Thus, what started as a hazardous opinion, a bold guess in the absence of any evidence, has now been elevated to the rank of a historical truth. It is therefore necessary to point out that except for the slight phonetic resemblance between the words Khazar and Gujjar, there is no evidence which supports this conclusion. Okay. यानी मुंशी जी जिन लोगों का खंडन कर रहे थे उनके लिए कहते हैं कि ये कल्पना करने के बाद कि गुर्जर शब्द एक विदेशी नस्ल का नाम है, ये लोग एक कदम और आगे चले गए और कहा कि ऐतिहासिक स्रोतों में मिला गुर्जर प्रतिहार ये एक राजवंश है और उसी गुर्जर नस्ल का है. इतने बड़े निष्कर्ष के लिए राजौर के शिलालेख को आधार बता दिया गया. फिर एक निराधार सुझाव से शुरू हुआ ये मत कई विद्वानों की जिद के कारण एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह माना जाने लगा. एंड ऑफ ट्रांसलेशन. तो अब प्रोपेगेंडा के लिए एडिटिंग करके उस स्क्रीनशॉट में जो बताया गया था, जिसका बिल मुंशी जी के नाम पर फाड़ा गया, उनकी पुस्तक से पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा. तो मुंशी जी ने उस सबको केवल एक धारणा कहा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं. फिर आगे वो इस धारणा का पूरा खंडन करते हैं और बताते हैं कि यह धारणा तथ्यों पर नहीं कल्पना पर आधारित है. ठीक. लेट मी शो साइड टू साइड, राइट. अब उस स्क्रीनशॉट जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है और ये पुस्तक से पूरे पेज के स्क्रीनशॉट को विच इज ऑन द राइट, इनकी तुलना कर लीजिए. On the left is what was spread as propaganda after manipulation, and on the right are the original pages that we've taken as is from the book. ना केवल मुंशी जी को सेलेक्टिवली कोट किया गया है, बल्कि लाइन के अंदर शब्द भी, मतलब लाइन के अंदर भी शब्द मिटाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये दाईं ओर अगर आप तीसरी पंक्ति देखें, इसमें जो पुट फॉरवर्ड द व्यू है, यहाँ से पीछे चलते हुए कुल 2.5 लाइनें, 2.5 लाइन्स हैव बीन इरेज्ड. मीनिंग लाइन की लाइन उड़ती है, लाइन के अंदर भी शब्द हटाए गए. ठीक है. लेफ्ट साइड इमेज में शुरुआत की जो लाइन है आप देखिए वो आधी आ रही है, बीच से शुरू की गई. तो मेरा छोटा सा सुझाव आप लोगों से ये है, आप ऑनलाइन इस पुस्तक को पढ़कर खुद पुष्टि कीजिए कि मुंशी जी क्या कहते हैं. इट्स फ्रीली अवेलेबल बुक. But please do not take these people or anybody for that matter on face value. Always verify. अगर आप विश्वास कर लेते हैं, जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या कुछ भी आया सोशल मीडिया पे, ये हैव द टेंडेंसी टू गल्प इट डाउन. तो विश्वास कर लेते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति की बात को सच मान रहे हैं जिसने जिस पुस्तक का हवाला दिया एक दावा करने के लिए, उसे ठीक से पढ़ा तक नहीं, या पढ़ा है पर जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं. आई डोंट नो विच ऑफ द टू इट इज, आई डोंट नो. एनीवेज, तो आगे चलते हैं. समथर. तो दावा ये है कि इस्लामी शासन आने से पहले के गुर्जर राज्यों में, जो गुर्जरों के राज्य थे, उनमें से केवल समथर का राज्य ही इस्लामी शासन आने के बाद भी बचा रहा. बाकी कोई राज्य नहीं बचा उनका. अच्छा, साक्ष्य? कोई साक्ष्य नहीं दिया गया. देखिए, गुर्जरों का विषय तो बाद में आएगा. पहली बात तो समथर एक राज्य के रूप में अस्तित्व में ही 18वीं सदी के अंत में आया है. इस्लामी शासन कब शुरू हुआ? 13वीं सदी के शुरू में.
600 वर्षों का अंतर, 600 years। हुआ क्या है, मध्य भारत में जो ओरछा के बुंदेल शासक थे, उनका एक इनके वंशजों का एक छोटा सा राज्य था, दतिया। और इस राज्य के दीवान दीवान आप कह सकते हैं, लाइक डेप्यूटी पीएम, इट्स एन इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो यूज्ड टू बी, तो वैसा आप समझ सकते हैं। तो दतिया राज्य के जो दीवान थे वो उनके एक गुर्जर सामंत थे, ठीक है, ऑफ गुर्जर ओरिजिन। इन्हें 17वीं सदी के अंत में समथर जो है दतिया के राजा से एक जागीर के रूप में मिला था, ठीक है। उसके करीब 100 साल बाद में मराठों ने और ठीक बाद में अंग्रेजों ने समथर को एक राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज्ड समथर एज अ स्टेट। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ, इससे पहले गुर्जरों का समथर पर आधिपत्य होने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो दो बातें ध्यान में रखने की है। एक तो ये कि समथर एक राज्य था ही नहीं आज से 250 साल पहले तक। जब राज्य ही नहीं था तो मुस्लिम काल के पहले से लेकर ब्रिटिश काल तक निरंतर राज करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात ये कि गुर्जरों को समथर मात्र 350 साल पहले एक जागीर के रूप में प्राप्त हुआ बुंदेल राजपूतों से। राज्य नहीं, मात्र जागीर। जागीर एक छोटे क्षेत्र को बोलते थे, काफी छोटा एरिया। तो उससे पहले समथर ना तो राज्य था और ना ही उस पर गुर्जरों के राज करने के कोई साक्ष्य मिलते हैं। ओके, दैट्स अबाउट समथर। ओके, द नेक्स्ट क्लेम इज, बाण भट्ट ने, ये भी आचार्य जी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाण भट्ट ने हर्षचरित में गुर्जराणाम प्रजाग्रह लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन के पिता जो थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने गुर्जरों की नींद उड़ा दी थी। ओके, 7वीं सदी में हर्षचरित लिखा गया था और उसकी वो पंक्तियां मैंने यहाँ आपको स्क्रीन पर साझा की है। द लाइन्स वेयर सच अ मेंशन अकर्स। ओके, नाउ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिता थे, उन्होंने किन किन राजाओं को प्रभावित किया या परास्त किया, वेर ऑल ही अचीव्ड ग्लोरी, उसका वर्णन है, ठीक है। तो कैसे फ्रेजेस आते हैं, हूण हरिण केसरी, सिंधुराज ज्वरो, गांधाराधिप, लाट पाटव, मालव लक्ष्मी लता, गुर्जर प्रजागरो। नोटिस द पैटर्न। अगर आप पिछले एपिसोड्स देखते आ रहे हैं तो इसे पहले ही समझ चुके होंगे, बट एनीवे लेट्स गेट इनटू दिस। तो पहली बात तो हर्षचरित का ये संबोधन आचार्य जी का बताया गुर्जराणाम नहीं, गुर्जर है। डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट प्लूरल एज इन गुर्जरों की नींद उड़ा दी, इट इज इन थर्ड फॉर्म एंड सिंगुलर। तो यहाँ गुर्जर देश के राजा की बात हुई है, ये गुर्जर उनका टाइटल है। नंबर 2, अगर आप शब्द देखें भौगोलिक आधार पर राज्य के नाम से उपाधियां, वही पैटर्न यहाँ मिलता है जो हम पिछले कई दर्जनों एग्जाम्पल्स में पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं। तो आर्यावर्त से बाहर के जो शासक थे उन्हें आप शक, म्लेच्छ, हूण वगैरह कहेंगे, बट जितने भी शासक भारत के भीतर हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के हैं, उनको ये राज्य के आधार पर इस प्रकार की उपाधियां मिलती थी। तो हूणों को छोड़कर जो कि म्लेच्छ थे, बाकी जितने भी नाम यहाँ लिए गए हैं एज टाइटल्स फॉर द किंग्स, सभी आर्यावर्त के क्षेत्र हैं, जैसे कि लाट देश, मालवा, गांधार, सिंधु, गुर्जर देश, ये सब। सो राजाओं की उपाधियां इस प्रकार से स्थान सूचक थी, उनके राज्यों के नाम से थी। We've already been through this aspect in previous episodes with ample evidence. Moving on. अगला दावा है कि भारतीय इतिहास में 6ठी से लेकर 13वीं सदी तक का जो काल है,
इसको राजपूत काल नहीं, गुर्जर काल कहलाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एंड अगेन मुंशी जी को लपेट लिया कि मुंशी जी ने अपनी पुस्तक ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश में 550 से 1300 ईस्वी के बारे में ऐसा ही सुझाव दिया है। अच्छा, अब मैंने वो पेज स्क्रीन पर शेयर किया है जहां मुंशी जी ने अपनी पुस्तक में राजपूत काल और गुर्जर शब्द की बात की है एट द सेम टाइम। सो you can pause the video and read thoroughly on your own if you want, but I'll move on with explaining what he has written, ठीक है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि मुंशी जी ने अपनी पुस्तक में जब भी गुर्जर शब्द का प्रयोग किया है तो उससे उनका अर्थ क्या रहा है, ठीक है, कि गुर्जर कोई जाति जनजाति नहीं बल्कि एक क्षेत्र का नाम था, एक देश का नाम था। ओके, तो यहाँ जिस गुर्जर काल की वो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली फिर से किसी जाति जनजाति से नहीं जुड़ा हुआ, तो एंसेस्ट्री की बहस तो जो है उससे ये बात पहले ही हट गई। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि मुंशी जी कहना क्या चाहते हैं। अब इस पेज में अगर आप पढ़ें तो मुंशी जी का निवेदन केवल इतना था कि चूंकि गुर्जर देश में रहने वाले लोग अपने देश के नाम से यानी गुर्जर नाम से जाने जाते थे, यहाँ की अपनी एक अलग पहचान थी, अपना कल्चर और लैंग्वेज का एक वेरिएशन था जो भारत में हर प्रांत में चलता है थोड़ा थोड़ा, जैसे हम कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले बन, चार कोस पर बदले पानी, समथिंग लाइक दैट। तो अब उत्तर भारत के लिए पूरे काल को जनरलाइज करके जेनेरिक वे में राजपूत काल कह देने से गुर्जर देश की जो एक थोड़ी यूनिक सी सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि राजपूत तो ये सभी राजवंश थे, ठीक है। तो गुर्जर जो नाम है, स्थान सूचक नाम है, ये एक अच्छा विकल्प था बिकॉज इट मैप्स टू दैट सोशो कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये एक अच्छा विकल्प था गुर्जर देश की अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए, और ये उन्होंने सिर्फ गुर्जर देश यानी गुजरात राजस्थान के एरिया के लिए बोला है। पूरे उत्तर भारत के लिए 550 से 1300 ईस्वी को गुर्जर काल कहने की बात उन्होंने नहीं लिखी है, बिकॉज राजपूत तो ऐसे भी कई वंश हैं जिनका राज्य कभी गुर्जर देश नहीं कहलाया। फॉर एग्जांपल कश्मीर और आपका जो हिमालय के जो हिल स्टेट्स हैं वहाँ के राजपूत हैं, ईस्टर्न यूपी और बिहार के राजपूत हैं, सेंट्रल इंडिया के चंदेल राजपूत हैं, देयर आर मेनी लाइक दिस। तो मुंशी जी ने कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं किया कि जिन गुर्जरों के नाम से गुर्जर काल कहा जाए इन सेंचुरीज को, वो लोग फला वंश जाति प्रजाति के थे या नहीं थे। उनका तर्क इन सब से अलग था जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, और जिसका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होनहार आचार्य जी ने अर्थ का अनर्थ करके रख दिया। बट लाइक आई सेड यू कैन स्टिल गेट टू द ट्रुथ एंड इट्स रियली सिंपल। मुंशी जी की पुस्तक उठाइए, पढ़िए, स्थिति आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। मेरी बात का विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास पर जितना भी प्रोपेगेंडा है ना, देखिए वो ज़्यादा ज़्यादा इसीलिए फैलता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम इतिहास की बात बहुत करते हैं, हम उस पर लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, पर खुद इतिहास पढ़ते नहीं है, एंड दैट इज व्हाट एड्स ऑन दिस प्रोपेगेंडा। मूविंग ऑन, the word Rajput has not been used for, just a minute, ये क्लेम कहता है कि राजपूत शब्द जो है 13वीं सदी से पहले अस्तित्व में नहीं था, और राजपूत जाति 13वीं सदी से पहले अस्तित्व में नहीं थी। दैट्स व्हाट हैज बीन क्लेम्ड। ये जो बात है ये हमारे मुख्य विषय से, जो गुर्जर और गुजर शब्दों से इनके इतिहास से जुड़ा है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। और राजपूतों के इतिहास पर देखिए अलग से वीडियो करना ज़्यादा बेटर होगा, तो इस पर आज तो कोई बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट वन इज
प्रतिहार सम्राट महिपाल को राष्ट्रकूटों के एक शिलालेख में गर्जत गुर्जर कहा गया है। Now, as far as I know, Mahipal Pratihar was never called Garjat Gurjar, but some similar descriptions are found in Kadwaha inscription of Hariraj Pratihar, which I'll cover soon. And in this 9th century Sanjan शिलालेख of राष्ट्रकूट। तो सूरत और मुंबई के बीच में संजान नाम का जो स्थान है, मैंने बताया था पहले, वहाँ से ये 9वीं सदी का शिलालेख है। सो वी आर रिविजिटिंग इट। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष का। इसमें अमोघ वर्ष के जो पूर्वज गोविंद राष्ट्रकूट थे, उनका प्रभाव कहाँ कहाँ रहा है उसका वर्णन करते हुए लिखा गया है। केरल, पांड्य, चौलिक, पल्लव, कलिंग, मगध और गुर्जर, ऐसे सभी भौगोलिक क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। और जो गुर्जर देश से जिनसे युद्ध हुआ उसके विषय में शब्द आते हैं गर्ज गुर्जर मौलो शौर्य विलयो। गर्जत गुर्जर मौलो शौर्य विलयो। अब इसमें गुर्जर फिर से गुर्जर देश के राजा की उपाधि है। तो गर्जत गुर्जर मौलो शौर्य विलयो यानी गरजते हुए गुर्जर देश के राजा का शौर्य समाप्त कर दिया राष्ट्रकूट राजा ने। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसके आधार पर आप ये माने कि ये जो गुर्जर शब्द आया ये जाति जनजाति का सूचक है। ये शिलालेख आप नोटिस करें तो राजाओं के लिए स्थान सूचक उपाधियों से भरा पड़ा है। जैसे कि ये 14वें श्लोक में आप देख रहे होंगे गौड़ राजा को लिखा है, गौड़ देश का राजा गौड़ उपाधि आई है। 30वें श्लोक में 38th वर्ष उसमें द्रविड़ राजा आया है। 32वें में कलिंग और मगध। फिर 33वें श्लोक में साउथ इंडिया का एक और एरिया है वेंगी, वेंगी के राजा की बात हुई है। ठीक है, तो अब इससे अलग वंशों के नाम जो आए हैं यानी क्लैन नेम्स, वो है राष्ट्रकूट, गांग, पांड्य और चौलिक। ठीक वैसे जैसे उत्तर में आपको प्रतिहार वंश, चौहान, सोलंकी, गाढ़वाल, सेन, पाल ऐसे वंश मिल जाते हैं। पर जाति जनजाति सूचक प्रयोग यहाँ किसी भी प्रकार से नहीं मिलता। गुर्जर तो क्या किसी के लिए भी नहीं मिलता। ओके, आगे चलते हैं। कदवाहा। अब इसी तरह से कदवाहा का एक शिलालेख है जिसमें गरजता गुर्जर लिखा मिलता है। एक भाई साहब थे जो बार बार कदवाहा कदवाहा चिल्ला रहे थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है। शिलालेख की जिन पंक्तियों की बात की जा रही है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वैसे कदवाहा का जो मंदिर प्रांगण है, टेम्पल प्रेमिसेस, उसमें से कई शिलालेख मिलते हैं वहाँ पर, नॉट जस्ट दिस वन व्हिच वी आर डिस्कसिंग। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? संदर्भ ये है कि 10वीं सदी के एक प्रतिहार शासक थे हरिराज। इन्होंने मध्य प्रदेश के कदवाहा में जो एक शैव मठ था वहाँ पर जाकर दीक्षा लेनी चाहिए, इनिशिएशन इन दी ट्रेडिशन। तो मठाधीश जो थे, द हेड ऑफ द मठ, इन्होंने राजा की वंशोत्पत्ति के बारे में पूछा, व्हाट इज योर एंसेस्ट्री? तब राजा के एक अधिकारी ने उत्तर दिया, प्रतिहार। और राजा की वंशोत्पत्ति से संतुष्ट होकर ही मठाधीश ने राजा को दीक्षा दी। अब ध्यान दीजिए, पहचान किस आधार पर हुई? क्या गरजता गुर्जर कहकर पहचान हुई? पहचान हुई प्रतिहार और केवल प्रतिहार कहकर। इफ यू नोटिस द वर्ड्स, प्रसूति गोत्तम प्रतिहार महीश्वराणाम, यानी जन्म से प्रतिहार है। ओके, अब आगे उसके ठीक बाद फिर कुछ राजा के जो पूर्वज थे, प्रतिहार पूर्वज, उनका नाम आता है, जिनमें से कई नाम नष्ट हो गए हैं, बट एक नाम हमें मिल जाता है,
और वो है दुर्भट। ठीक है, फिर लास्ट लाइन जो है वहां जाके लिखा मिलता है गर्जत गुर्जर मेघचंड। ये एक उपमा है, मीनिंग गर्जत गुर्जर मेघचंड का मतलब हुआ एक प्रचंड और गरजते हुए बादल सा गुर्जर। ये किसी प्रतिहार राजा की शान का बखान करने के लिए लिखा है, ना कि उसकी जाति प्रजाति बताने के लिए। और वो सब मठाधीश जी को 2 श्लोक पहले ही बता दिया गया एट द वर्स नंबर 25 सेइंग प्रसूति गोत्तम प्रतिहार। तो जब पैतृक वंश आदि जानने की बात आई थी केवल प्रतिहार कहा गया है। बाद में जब राजा या उसके पूर्वज के बखान में उपमा देने की बात आती है, लाइक एन एलेगोरिकल बोस्ट, ठीक है, जो कि बहुत होता है हमारे काव्यों में, शिलालेखों में, सब जगह, तो गर्जत गुर्जर मेघचंड, एक प्रचंड और गरजते हुए बादल सा गुर्जर, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब मैं अगर किसी को एनी XYZ पर्सन, अगर मैं उसको गरजता हुआ अमरीकी या बिलबिलाता हुआ पाकिस्तानी बोलूं, तो उसका अर्थ ये तो नहीं हो जाता ना कि अमेरिका और पाकिस्तान फिर अब किसी जाति जनजाति के नाम हो गए, राइट। अच्छा, अब ये जो लोग दावा कर रहे थे, कदवाहा को लेकर उछल रहे थे, ये लोग भूल जाते हैं कि वहीं वो जो प्रेमिसेस है वहां पर एक मंडप की जो चंद्रशिला होती है उस पर एक और शिलालेख मिलता है। ठीक है, और उस शिलालेख पर केवल प्रतिहार लिखा है, कहीं कोई गरजता गुर्जर नहीं है। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ। या हैव अ लुक। सो यहाँ एक और बात ध्यान में रखने की है। इफ आई कुड गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, राइट, ऑन द राइट साइड जहाँ पर संस्कृत वर्सेस हैं इंस्क्रिप्शन के, इफ यू नोटिस द नंबर ऑफ डैशेस एंड डॉट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जिस कदवाहा शिलालेख को लेकर ये दावा किया गया है, ये शिलालेख बुरी तरह से क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, यानी सब्सटैंशियली डैमेज्ड कंडीशन में मिला है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स वर्सेस आर इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ऐसे में जब श्लोक ही अधूरे हैं, अर्थ करना भी कठिन हो जाता है, और इस अधूरे शिलालेख की एविडेंस के रूप में वैल्यू कम हो जाती है। पर क्योंकि गुर्जर शब्द आ गया तो इसका दुरुपयोग करने की कोशिश फिर एक डेस्परेशन में की गई है। तो ये लोग क्या करते हैं बस गुर्जर शब्द ढूंढते हैं लिटरेचर और एपिग्राफी में कि जहां गुर्जर शब्द मिल जाए बस उसी को लेकर चिपका दो कि ये साक्ष्य है। तो संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट, शब्द किस अर्थ को व्यक्त करने के लिए आया है, उसका या तो इन्हें पता ही नहीं होता, या जानबूझकर लोगों को मिसलीड करने के लिए प्रपंच फैलाया जाता है। तो अगले क्लेम की ओर चलते हैं। एक टीवी डिबेट में आचार्य जी ने कहा था कि गुर्जर प्रतिहार भी एक डायनेस्टी है, यानी राजवंश है, मौर्य और गुप्त की तरह। दोज आर दी कंपैरिजन ही दिए। देखिए, जहां तक गुर्जर प्रतिहार के एक राजवंश, एक डायनेस्टी होने का प्रश्न है, तो डायनेस्टी का नाम केवल और केवल प्रतिहार है। वेरीफाई कैसे करेंगे? वो ऐसे कि जब किसी भी राजवंश की प्रशस्तियां आती है तो वंशोत्पत्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रशस्तियों का पर्पस ही यही होता था कि आप वंशोत्पत्ति और पूर्वजों का गुणगान उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जो फेमस ग्वालियर प्रशस्ति है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रतिहार स्वयं अपनी वंशोत्पत्ति पर बात करते हैं। ठीक है, तो उस समय प्रभु श्री राम की बात होती है, लक्ष्मण जी की बात होती है, प्रतिहार शब्द भी आता है, पूर्वजों की लिस्ट भी हमें मिल जाती है। कुछ नहीं आता तो वो है गुर्जर शब्द। इन अदर वर्ड्स, वंशोत्पत्ति के संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीनियोलॉजी एंड एंसेस्ट्री, प्रतिहारों ने कभी भी कहीं भी अपने आप को गुर्जर नहीं कहा। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। okay?
मूविंग ऑन। तो इसी तरह फिर मिहिर भोज के समय बाउक प्रतिहार का जोधपुर शिलालेख है। यहाँ भी फिर से प्रतिहार अपनी वंशोत्पत्ति पर बात करते हैं। उस समय भी जब एंसेस्ट्री का अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, वर्णन में प्रतिहार लिखा मिलता है पर गुर्जर शब्द नहीं आता। ये हो गया। एंड बाय द वे दिस वन इज डेटेड 836 AD। तो ये आपको याद हो तो इसके कुछ समय बाद ही बाउक प्रतिहार के बाद में जोधपुर के पास से ककुक प्रतिहार के ऐसे ही शिलालेख मिले थे 861 AD अराउंड, राइट, जिनको हमने एक पिछले एपिसोड में ऑलरेडी हमने देखा है। ठीक है, तो इसी तरह से जब वो शिलालेख जो थे उनमें भी वही हुआ था, एंसेस्ट्री पर बात जैसे ही आती है बार बार प्रतिहार शब्द आता है पर गुर्जर शब्द नहीं आता। ठीक है, सो दिस इज व्हाई आई कीप रिपीटिंग the connotation and the context which defines the connotation are very very important. एक शब्द को पकड़कर आप अगर बिना कॉनोटेशन और कॉन्टेक्स्ट समझे मनचाही व्याख्या करके हवाई किले बनाएंगे तो उससे इतिहास नहीं बनता, आपका मजाक बनता है। बाकी अगले अंक में, तब तक के लिए अनुमति दें। प्रणाम।